ओरिजिन कंपनी जो 70 देशों में व्यापार करती है, वो अपने नए सीईओ की तलाश में लगी होती है बिकॉज जॉन बैट्स जो पुराने सीईओ होते हैं वो रिटायरमेंट देने वाले होते हैं। और साथ ही वो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं एक नए सीईओ की, जिसका नाम होता है ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जैसे ही नए सीईओ बनते हैं, वो ओरिजिन कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और जब ओरिजिन कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं तो हर तरफ सिर्फ ऋषि कुमार की ही बात हो रही होती है। तभी इंटरव्यू वाले ऋषि कुमार को बुलाते हैं, और जब इंटरव्यू लिया जाता है ऋषि कुमार का और उनसे पूछा जाता है कि अब आप 950 करोड़ पर साल कमाते हैं, आपको कैसा फील होता है। तब ऋषि कुमार बताते हैं कि एक टाइम था जब मेरे पापा को सिक्स्थ में मेरा एडमिशन कराने के लिए 10,000 रुपये भी नहीं थे, और उन्होंने इसके लिए लोन लिया था और वो उस लोन को भी नहीं चुका पाए थे। रोज़ मकान मालिक हमारे घर आता था और मेरे पापा को खड़ी खोटी सुना के जाता था, और मेरे पापा बस हल्का हल्का हंसते रहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक तरह से कहा जाए तो पैसा कुछ भी नहीं है, पर दूसरी तरफ से कहा जाए तो पैसा ही सब कुछ है। उसके बाद इंटरव्यूअर पूछती है कि आपके हिसाब से सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। तो वो बताते हैं कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सक्सेसफुल आदमी जब सक्सेस पा लेता है तो वही उसकी डेफिनेशन बन जाती है। उसके अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ऋषि कुमार एक टेबल में बैठा होता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है फॉक्स के न्यूज़ में सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च करने वाले व्यक्ति तुम हो। और साथ में वो ये भी बताती है कि आज शाम उसकी बर्थडे पार्टी है जिसमें उसे ज़रूर आना है। जब ऋषि कुमार बर्थडे पार्टी में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड आए हुए हैं। तो उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है अपने कॉलेज टाइम की। तब वो याद करता है कि वो स्कूटर देने जब अपने पापा को जाता था ऑफिस, तब उसने देखा था कि उसके पापा पर उसकी कंपनी के मालिक का बेटा राहुल चिल्ला रहा होता है। तो उसे बहुत गुस्सा आती है। तो वो राहुल का पीछा करता है। जब राहुल क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो राहुल के पास जाके उसे खूब मारता है, और ये बोल के मारता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि प्रिंसिपल के साथ कैसे बात करना चाहिए। तो राहुल कहता है मैंने कब बदतमीज़ी करी। तो ऋषि पूछता है क्या तुम्हारा नाम अमित नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मेरा नाम तो राहुल है। तो ऋषि कहता है अच्छा सॉरी, गलती से तुम्हें मार दिया। अगले सीन में दिखाते हैं कि ऋषि अपने घर जाता है और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं। तभी वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मुझे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है और साथ में मैं वहाँ से एमटेक करूँगा। तो उसके पापा कहते हैं तुम सिविल की तैयारी क्यों नहीं करते। तो वो बताता है कि मुझे किसी के नीचे गुलामी करके काम करने की आदत नहीं है, और साथ ही वो बताता है कि मैं पैसा, फेम और इज्जत कमाना चाहता हूँ, आपकी तरह हर किसी से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। उसके पापा को बहुत बुरा लगता है और वो बिना खाना खाए अंदर चले जाते हैं। तभी ऋषि अगले ही सीन में दिखाते हैं कि वो आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और वहाँ के प्रिंसिपल स्पीच दे रहे होते हैं कि यहाँ पे हर साल 50,000 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन दीवार में सिर्फ 8 बंदों की ही तस्वीर है। ये 8 के 8 सक्सेसफुल हैं। और जब आप सक्सेस को पा लेते हो, जो सोचा अपने आप ने वो पा लिया, तो तुम सक्सेसफुल हो गए। तब वो बताते हैं कि फेलियर ही सक्सेस का सही रास्ता है। ऋषि से डिसएग्री कर जाता है और वो कहता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार ही किसी चीज़ को ट्राई कर कर फिर उससे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सक्सेस जो है वो फुल स्टॉप नहीं है। सक्सेस एक वे है जिसमें हमेशा चलना चाहिए, एक रास्ता है। सक्सेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पहुँच के रुक जाया जाए। ये थॉट है हमारी। ये सब सुनकर लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं, पर प्रिंसिपल जो होते हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं।
अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जो एक लड़का होता है अजय नाम का, जो हर जगह से टॉप करके आया होता है, वो ऋषि से कहता है कि तुम्हारी मोटिवेशन स्पीच तो बहुत अच्छी थी सक्सेस पर, लेकिन इस कॉलेज पे टॉप तुम नहीं कर पाओगे। इसके अगले ही सीन में रवि, जो गांव से आया हुआ एक लड़का होता है, जिसके पापा को उससे बहुत उम्मीद होती है, वो कॉलेज में एंटर करता है अपने हाथ में बैग ऑल ऑफ थिंक लेके। और वो रवि से कहता है कि प्लीज़ मुझे बताएगा कोई कि बॉयज़ हॉस्टल कहाँ है। तो ऋषि कहता है कि एक तो लेट आया है, ऊपर से हमसे ही पूछ रहा है, और ऊपर से ये भी कह रहा है कि हम तेरी बैग उठाने में मदद कर दे, चुपचाप पैदल चला जा और वो जो सामने नोटिस बोर्ड है ना, वहाँ से पढ़ ले कि बॉयज़ हॉस्टल कहाँ पे है। जब वो ये बोलता है तो वो चुपचाप आगे जाने लगता है। उसके कुछ देर बाद ही पूजा, जो इस मूवी में हीरोइन का रोल अदा कर रही है, उसकी एंट्री होती है। उसके हाथ में भी बैग होता है और वो पूछती है कि गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है। तो उसके जो दोस्त होते हैं, ऋषि के दोस्त, वो कहते हैं कि एक तो लेट आ रही है, ऊपर से हमसे ही पूछ रही है कि गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है, आगे जो बोर्ड लगा हुआ है ना, नोटिस बोर्ड, उसमें पढ़ लो कहाँ पे। तो ऋषि कहता है पागल हो क्या, एक लड़की से ऐसे बात करते हैं, चलो आओ मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ये बोल के ऋषि उसका बैग उठा के आगे जाने लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी। और ऋषि साथ में ये भी कहता है कि मैं और लड़कों की तरह नहीं कि मैं हर किसी से कहूँ, तुम मुझे पसंद आई हो इसलिए तुमसे कहा है मैंने। तभी एक लड़की आती है पीछे से, वो कहती है ऋषि तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए कहा था ना, तो कब चलोगे मेरे साथ कॉफ़ी में। तभी पूजा देखती है कि तुम सिर्फ एक से ही कह रहे थे, तो ये कौन है। तो उसे थोड़ा गिल्टी सा फील होता है, वो कहता है क्या ही टाइमिंग है। उसके बाद पूजा को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बेहुदा लड़का है और उसे छोड़कर अपना बैग उससे लेकर वो चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ऋषि और रवि दोनों एक ही रूम में रहते हैं, मतलब वो रूममेट होते हैं और साथ में एक ही क्लास में होते हैं। तो जब वो क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो जो टीचर होते हैं वो एक बोर्ड रखते हैं, उस बोर्ड का नाम होता है सॉल्यूशन बोर्ड। उसमें एक बहुत हार्ड क्वेश्चन लिखा जाता है, जिस क्वेश्चन का आंसर वहाँ के स्टूडेंट 1 वीक 1 मंथ में देते हैं, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देता है उसका नाम कॉलेज की मैगजीन में आता है और साथ में फ़ोटो भी आती है। तो वो उस बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख देते हैं और सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में लग जाते हैं, पर कोई निकाल ही नहीं पाता। फिर जब रात होती है तो रवि और ऋषि एक ही रूम में होते हैं। तो ऋषि लाइट बंद कर देता है, तभी रवि एंटर करता है कमरे में और रवि लाइट ऑन कर देता है। तो ऋषि उससे कहता है कि लाइट बंद करो। तो रवि कहता है मैं लाइट तब बंद करूँगा जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँगा। तो ऋषि कहता है मतलब जब तक आंसर नहीं निकलेगा तुम लाइट ऑफ नहीं करोगे। कहता है नहीं। तो ऋषि कहता है अगर निकल गया तो बंद कर दोगे। तो रवि कहता है हाँ। तो ऋषि तुरंत उसके हाथ से पेन लेता है और वो उस क्वेश्चन का आंसर निकाल देता है, और जैसे ही आंसर निकलता है वो लाइट ऑफ करके सो जाता है। तो ऋषि रवि उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें पहले भी पता था ना इसका आंसर। तो ऋषि कहता है हाँ पता था। तो रवि कहता है तो तुमने उस समय उसे सॉल्व क्यों नहीं किया। तो उसने कहा तुम लाइट बंद करो, उसे आंसर नहीं बताता, और लाइट बंद करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि जाता है और उस सॉल्यूशन बोर्ड में उसका आंसर लिख देता है। जब टीचर आते हैं पूछते हैं हाँ एक ही रात में इसका आंसर दे दिया, किसने दिया है। तो सब लोग बताते हैं रवि ने दिया है। तो टीचर्स के लिए क्लैप करवाते हैं और वो बड़ा फेमस सा हो जाता है। फिर टीचर एक और क्वेश्चन उस बोर्ड में लिखते हैं, कहते हैं इस क्वेश्चन को बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी नहीं मिलेगा। पर फिर से वही होता है, जब ऋषि और रवि रूम में होते हैं तो ऋषि लाइट ऑफ करता है और रवि ऑन कर देता है। तो ऋषि उसका आंसर लिख कर लाइट ऑफ करके सो जाता है। अगले दिन फिर रवि आता है उस कॉलेज में और अपनी क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर सब लोगों के सामने एज ए हीरो वाली फीलिंग लेता है। टीचर आके क्लैपिंग करवाते हैं, कहते हैं वाओ, मुझे लगा था अजय इस क्वेश्चन का आंसर देगा, पर अजय ने नहीं, रवि ने दिया है। सब लोग बहुत ज़्यादा रवि को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। फिर सब लोग है ना रवि से क्वेश्चन का आंसर पूछने लगते हैं। तभी अगले ही सीन में दिखाते हैं कि पूजा रवि से मिलने आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगे। तो रवि कहता है कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं नहीं जा सकता, पर वो उससे कहती है प्लीज़ चल लो ना। तो वो जाने लगते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सारी लड़कियां उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रही होती है, साथ में पूजा भी पूछती है कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या तुम बताओगे। तो रवि को तो आता ही नहीं था। रवि कहता है मुझे दे दो, मैं घर से बता के आऊँगा, पर वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो भागते भागते जब वो भाग रहा हो तभी अजय उसके पैर पर
पैर रख देता है जिससे वो गिर जाता है। तो वो सच सच बताता है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने नहीं दिया था, वो ऋषि ने दिया था। ऋषि ने ही सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, और अगर तुम क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसी से पूछो। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सर होते हैं वो ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि से कहते हैं कि जब तुम्हें आंसर पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो ऋषि कहता है, इस कॉलेज की मैगजीन में अपनी फ़ोटो लाके खुश होने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूँ। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि पूजा ऋषि से फिर से बात करने आती है और वो कहती है कि मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे, तो ऋषि मना कर देता है। पर धीरे धीरे उनके बीच लव स्टोरी बढ़ने लगती है और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, रवि, ऋषि और पूजा। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जो ऋषि होता है वो पेपर देने जाता है और पेपर पर टॉप करता है। पूजा पास हो जाती है और जो रवि होता है वो 2 में कंपार्टमेंट आती है, मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। जब ऋषि टॉप करता है तो जो टॉपर होता है ना अजय, उसके पापा ऋषि से मिलने आते हैं और वो ऋषि से कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है सेकंड आने के कारण, तो तुम अगली बार सेकंड आना, फर्स्ट मत आना। तो ऋषि कहता है मैं फर्स्ट ही आऊँगा। तो उसके पापा उससे कहते हैं तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए मुझसे बोलो, मैं दे देता हूँ। तो ऋषि कहता है तुम्हें कितने रुपए चाहिए ये बताओ, 5 साल बाद मैं तुम्हें दूंगा विथ इंटरेस्ट। फिर वहाँ पे फाइट सीन हो जाता है और ऋषि सबको मार देता है और फाइनली जाते वक्त भी कहता है कि जितने रुपए है बता दो, 5 साल बाद इंटरेस्ट सहित दे दूंगा। जब ये सारी बात डन हो जाती है तभी रवि थोड़ा सा 2 बार री आने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। तो ऋषि उसे समझाता है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए उस चीज़ को फोकस करके पढ़ोगे तो तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। इसी बीच पूजा जो होती है वो अपने घर वालों से ऋषि को मिलवाने ले जाती है और तभी ऋषि उनके घर वालों से मिलता है और तभी सॉन्ग आ जाता है। उसके बाद फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले जो टीम होती है वो इनकी इंटरव्यू लेने आती है, मतलब जो जॉब देने वाली कंपनियां होती हैं वो आती हैं और इनके इंटरव्यू लेती हैं। तभी जो अजय होता है उसे सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए होते हैं, आज तक इस कॉलेज में किसी को भी इतने ज़्यादा रुपए दे के हायर नहीं किया गया होता है। 1 करोड़ पर एनम पर उसे हायर किया जाता है। तो अजय जाता है ऋषि के पास और कहता है तुम्हें पता है आज तक किसी को भी इतने रुपए दे के हायर नहीं किया गया। तभी अगला जो इंटरव्यू होता है वो ऋषि का होता है। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो ऋषि से कहते हैं कि हम ये जॉब तुम्हें किस लिए दें। तो ऋषि कहता है मुझे जॉब नहीं चाहिए बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। वो उन्हें ऑफर करता है कि उसके पास एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक सॉफ्टवेयर, जैसे फेसबुक व्हाट्सअप होता है ना, उससे भी ऊपर के लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि हमारी नीड क्या है, हमें कैसे बात करनी है, ऑल ऑफ थिंग कोडिंग के तहत। तो वो कहता है कि ये फ्लॉपी है, इसके अंदर उसकी पूरी जानकारी है, तुम इसे चेक करके मुझे कॉल करना, मेरा नंबर है। जब ये बात तय हो जाती है अगले सीन में अजय पार्टी दे रहा होता है। तो एक बच्चा पूछता है कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है। तो वो बताता है कि अजय ने ऋषि को बीट कर दिया क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा सैलरी मिली है कैंपस में। तो वो कहता है इसे पता नहीं है कि ऋषि ने उस कैंपस में इंटरव्यू लेने वाले को ऑफर किया है और दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया है। जब अजय को ये पता लगता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में पूजा और ऋषि एक जगह मिल रहे होते हैं। तो ऋषि उससे कहता है कि मैं अमेरिका जाते वक्त तुम्हें अपने दिमाग पे नहीं रख सकता, तुम मेरी आने वाली लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए हमें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो पूजा बहुत सैड हो जाती है बट वो ऋषि की बात मान लेती है, पर वो गुस्से में उससे ब्रेकअप तो कर लेती है। तभी रवि उसे खूब समझाता है कि क्यों तुम पूजा के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी ऋषि रवि को भी थप्पड़ मार देता है। उसके बाद अगले ही दिन जो अजय होता है वो गुस्से में कॉलेज के पेपर को चोरी कर लेता है और साथ ही में वहाँ पे कुछ सबूत छोड़ देता है ऋषि के, ताकि पुलिस वाले ऋषि को पकड़े। और फाइनली होता भी यही है, पुलिस वाले ऋषि को पकड़ लेते हैं और उसे पेपर देने नहीं देते। और जो प्रिंसिपल होता है वो स्टार्टिंग में ऋषि से वैसे ही नाराज़ होता है। तो वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में फुल स्टॉप लगा दूंगा, मतलब तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा जिससे तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम कुछ
किसी भी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकोगे। जब ये बात तय होती है तो पुलिस वालों पर एक फ़ोन आता है। जैसे ही पुलिस वालों पे फ़ोन आता है तो पुलिस वाले ऋषि को कहते हैं कि तुम जा सकते हो। जैसे ही ऋषि आगे जाता है तो ऋषि अपना पेपर सबमिट करता है और वो टॉप करता है फिर से उस कॉलेज पर। उसके बाद वो अमेरिका चला जाता है। वहाँ पे वो अपने एआई पर काम करता है और वो अपना ऐप बनाता है। तो जिस दिन उसके ऐप की लॉन्चिंग होने वाली होती है उसी दिन एक फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिता की डेथ हो गई है। पर वो उस लॉन्चिंग में अपनी स्पीच दे के सीधे इंडिया वापस आ जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वहाँ पे उसके पापा मरे हुए होते हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। तभी उसके पापा ने उसके लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि बेटा, मैं पता है हमेशा क्यों हंसता था, क्योंकि मैं भले ही हार गया था पर तुम जीत गए थे और तुम्हारी जीत पर ही मेरी जीत है। उसके बाद वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है और वो सारे दोस्तों से पार्टी में बात करने लगता है। तभी सब लोग पूछते हैं कि तुमने रवि को देखा, रवि से कांटेक्ट हुआ है? तो वो कहता है नहीं, रवि को मैंने थप्पड़ मार दिया था, शायद इसलिए वो बहुत नाराज़ है और वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। तभी वो कहते हैं कि सर उसके कांटेक्ट में थे, सर से पूछो। तो जब वो सर से पूछता है तो सर उसे बताते हैं कि जिस दिन पेपर चोरी हुआ था ना कॉलेज से, उस दिन रवि ने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया था ताकि तुम्हें रस्टिकेट ना किया जाए और उसे रस्टिकेट कर दिया गया था जिसकी वजह से उसकी लाइफ फिनिश हो गई थी। और उसने ये बात तुम्हें बताने से इसलिए मना की थी क्योंकि तुम्हें वो किसी एहसान के नीचे नहीं देखना चाहता था, क्योंकि तुम्हें किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। और साथ में टीचर ये भी बताते हैं कि जैसे ही उसे रस्टिकेट किया गया था, इस खबर को सुनते ही रवि के पापा ने सुसाइड कर लिया था। जब ये बात उसे समझ में आती है तो वो बहुत सैड हो जाता है और उसका ध्यान काम पे नहीं लगता। तभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाता है और सबसे कहता है मैं इंडिया जा रहा हूँ कुछ दिन की छुट्टी लेके। और वो इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो इंडिया में पहुँचता है तो वो अपने दोस्त रवि से मिलता है। वो देखता है कि रवि एक धरना दे रहा है तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसका दोस्त उसे पूरी कहानी बताता है कि पूरे इंडिया में एक नेशनल प्रोजेक्ट चलाया गया है गैस पाइपलाइन का, जो हमारे गांव से होता हुआ गुजरता है। तो ये यहाँ के सारे लोगों की ज़मीनों को खाली करवा रहे हैं और वो यहाँ पे गैस लाइन प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं। तभी वो ये भी दिखाता है कि यहाँ पे एक लेडी रहती है जो हमेशा अपने बच्चे के वापस लौटने का इंतज़ार करती है। और साथ में वो ये भी बताता है कि आधे लोगों को पैसा दे के ख़रीद लिया गया है और जो नहीं माने उन्हें डरा धमका के गांव खाली करने को बोला गया है। तो रवि से ऋषि कहता है कि एक काम करो ना, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, जो बिल्डिंग तुमने देखी थी ना उसे ख़रीद लेंगे और तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा और तुम अपनी लाइफ अच्छी से व्यतीत कर सकते हो। तो जो रवि होता है वो मना कर देता है और वो ऋषि से कहता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है ना तब तक मैं यहीं रहूँगा और जब तक मेरा गाँव सही सलामत नहीं रह लेता ना तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और वो ऋषि से ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आए इतना ही बहुत है, अब तुम जाओ। तो ऋषि कहता है कोई बात नहीं, जब ये गाँव गैस लाइन प्रोजेक्ट से आउट ऑफ वो हो जाएगा, मतलब गैस लाइन प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तब तो तुम चलोगे ना मेरे साथ। तो रवि कहता है हाँ तब चलूँगा। तो वो कहता है ठीक है, पहले इस गांव के इस प्रोजेक्ट से अलग करने के बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तभी रवि कहता है ये इतना आसान नहीं है। तो ऋषि कहता है ऋषि के लिए भले ही ये आसान ना हो पर सीईओ ऋषि के लिए ये बहुत आसान है। तभी वो कलेक्टर से मिलने जाता है। तो कलेक्टर बताता है कि सर ये बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब ऋषि वापस गांव आता है तो वो देखता है एक नेता गांव में आया हुआ होता है और वो ऋषि को बुला के कहता है, एक बंदे को भी बुलाता है, एक बूढ़े से अंकल होते हैं जो खेती करने जा रहे होते हैं, वो उन्हें बुलाता है, ऋषि को बुलाता है और वो उस बूढ़े अंकल से कहता है क्या तुम जानते हो ये कौन है? तो बूढ़ा अंकल कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। तो वो नेता ऋषि से कहता है कि तुम्हें समझ आया, सिटी के लोग भले ही तुम्हें जानते हैं पर इस गांव में कोई तुम्हें नहीं जानता। ये बोल के वो उस अंकल को कहते हैं तुम जाओ। तभी ऋषि अगले ही सीन में सीएम से मिलने जाता है। तब सीएम उसे बताते हैं कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को लगता होगा कि इस कंट्री को, मतलब इस इंडिया को पॉलिटिशियन चलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसे चलाने वाले
कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले होते हैं, वो जैसा बोलते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है। जब ये बात हो जाती है तय, तभी सीएम बताता है कि इस बारे में तुम्हारी मदद सिर्फ एक बंदा कर सकता है, ट्रीडेंट ग्रुप चेयरमैन विवेक मित्तल। तो अगले ही सीन में जो ऋषि होता है वो विवेक मित्तल से मिलने जाता है, और वो विवेक मित्तल से कहता है कि जो रामावरन विलेज से जो ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है, खाली रामावरन विलेज को छोड़ के उसे साइड से निकाल दो और अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखो। तभी विवेक मित्तल उसे कहता है कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और पूरा लीगल प्रोजेक्ट है, इसमें किसी तरह का कुछ गलत काम नहीं है और नेशनल प्रोजेक्ट है। तभी उसे ऋषि कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं, तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट है, और ये 75,000 करोड़ का नहीं, सिर्फ 70,000 करोड़ का तो तुम दिखा रहे हो, पर है ये सिर्फ 50 करोड़ का, जिसमें से आधी इन्वेस्टमेंट तुम गवर्नमेंट से करवा रहे हो। जब उसे ये पता लगती है तो भी वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऋषि कहता है कि देख लो, खाली एक गांव छोड़ दो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो सकता है, वरना ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तो इन दोनों के बीच ईगो इशू आ जाते हैं। तो विवेक मित्तल भी मना कर देता है कि मैं ये प्रोजेक्ट यहीं से गुजारूंगा, और ऋषि भी कहता है कि मैं यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। उसके अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ऋषि रामावरन विलेज में ना अपना एक ऑफिस खोल लेता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर ओरिजिन कंपनी की बातें करने, तो वहाँ हेलीकॉप्टर तक उतरने लगते हैं। तो जिस गांव में पहले बस नहीं था वहाँ हेलीकॉप्टर उतर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सारे न्यूज़ वाले वहाँ पे आकर्षित होने लगते हैं। तभी जो पूजा होती है वो एक गेमिंग कंपनी में एज ए हेड काम कर रही होती है। तो वहाँ के जो सीईओ होते हैं वो पूजा से कहते हैं कि तुम जाओ और ऋषि से मिलकर उनसे कोलैब करो ताकि वो नए गेम के लिए फंडिंग दे। तो पूजा पहले तो मना कर देती है, बट बाद में फोर्स करने की वजह से वो चली जाती है। जब वो वहाँ जाके मिलती है तो वो बहुत गुस्से में रहती है ऋषि से, क्योंकि उसे लगता है ऋषि बहुत मतलबी इंसान है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तभी ऋषि जो होता है उससे न्यूज़ वाले पूछते हैं कि आपने इतनी दूर आकर अमेरिका से यहाँ पे क्यों ऑफिस खोला। तब ऋषि बताता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त रवि को लेने आया था अमेरिका ले जाने के लिए, पर रवि ने मुझे अपने साथ जाने से मना कर दिया। तो न्यूज़ वाले पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ऋषि कहते हैं कि आप जाके खुद उनसे पूछ लो। तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर रवि से पूछने लगते हैं कि तुम ऋषि के साथ जा क्यों नहीं रहे हो अमेरिका। तो वो कहता है कि क्या आप ही बताओ, कोई अपनी मिट्टी को छोड़ के जा सकता है। तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले कहते हैं कि क्यों नहीं, कितने सारे लोग तो बाहर काम करते हैं अपनी मिट्टी को छोड़कर। तब वो कहता है वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी मिट्टी वहीं होगी। पर अगर उन्हें पता हो कि जब वो वापस आएंगे तो वो जगह वहाँ होगी नहीं, तभी भी जाएंगे। तो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो वो बताता है कि यहाँ पे गैस लाइन प्रोजेक्ट के कारण ये पूरा गांव उखाड़ कर यहाँ गैस लाइन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो जब न्यूज़ वाले ये बात बहुत तेज़ी से बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं तो आसपास के जो 83 गांव जो होते हैं जहाँ से ये प्रोजेक्ट जा रहा होता है वो सारे लोग इकट्ठा होके रवि को अपना हेड मान के वो सारे उस तंबू में बैठ जाते हैं, जबकि पहले सिर्फ रवि बैठा होता है। सब लोग आके बैठ जाते हैं जिससे बहुत बड़ी मात्रा में आवाज़ ऊपर उठने लगती है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि रवि बस स्टैंड की तरफ देख रहा होता है, वो औरत फिर से अपने बच्चे का वेट कर रही होती है। तभी ऋषि भी उसके साथ खड़ा होता है और वो देखता है कि पल्लवी भी वहीं खड़ी है। पल्लवी रवि की गर्लफ्रेंड होती है जिसके उसकी शादी होने वाली होती है। तो ऋषि कहता है कि जाओ पल्लवी से बात करो। तो ऋषि कहता है कि जब उसे रस्टिकेट किया गया था और जिसकी वजह से उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था, तभी पल्लवी के पापा ने मना कर दिया था मुझे उससे मिलने से, और कहा था अगर तुम जैसा नीच आदमी उससे मिलेगा ना तो मैं जान से मार दूंगा। इस वजह से वो उससे मिलने नहीं जाता। फिर ऋषि जब ये बात सुनता है तो ऋषि पल्लवी के पापा से मिलने जाता है उनके कारखाने में। तो वो देखता है कि उसके पापा की चावल का कारखाना होता है। तो वो उससे पूछता है कि आपके यहाँ पे इतना कम राइस क्यों है। तो उसके पापा बताते हैं कि अब कोई खेती नहीं करता,
अब हर कोई खाली इस गैस लाइन प्रोजेक्ट के पीछे ही पड़ा हुआ है, जिस वजह से अनाज का उपजाऊ बहुत कम हो गया है। जब अनाज ही नहीं होगा तो मैं राइस कैसे बनाऊंगा। तो यही बात बोलते हुए वो कहता है कि अगर आज रवि नहीं होता तो ऋषि भी नहीं होता। अगर उस दिन रवि ने मेरे लिए अपने कॉलेज को नहीं छोड़ा होता तो आज ऋषि सीईओ नहीं बनता। जब ये बात उसके पिता को समझ में आती है तो वो उसकी शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी करा देते हैं। और जब उसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो रवि जो है वो पूजा के पास लेके जाता है पल्लवी को और कहता है, देखो कितना अच्छा इंसान है ऋषि, और तुम उसे बुरा भला कह रहे थे। उसके बाद अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ऋषि से बहुत सारे और गांव के लोग भी मिलने आते हैं जो उनसे लड़ाई करते थे पानी के लिए। वो भी उनके साथ मिलकर धरने में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो जाती है। अगले ही सीन में जब बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ने लगता है तो खुद विवेक मित्तल आते हैं उस जगह पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने। तभी विवेक मित्तल और ऋषि के बीच कुछ बातें होती हैं जो ईगो पे लग जाती है। तो जीतने के लिए विवेक मित्तल किसानों से कहते हैं कि अब हम तुम्हें 1 एकड़ में 1 लाख ना देके 4 लाख रुपए देंगे, और साथ में हम तुम्हें जमीन के बदले जमीन और जॉब भी देंगे। ये बात सुन के आधे से ज़्यादा किसान राजी हो जाते हैं, पर रवि नहीं मानता। रवि कहता है, क्या कोई पैसों के लिए अपनी माँ को पीस सकता है। पर सारे किसान रवि से ही उल्टा लड़ने लग जाते हैं और अधिक से अधिकतर क्या सारे ही किसान चले जाते हैं वहाँ से। सिर्फ रवि अकेला ही बचता है। फिर अगली ही रात उसी रात में ना जो विवेक मित्तल है वो रवि को उठवा देता है और उसे जान से मारने का हुक्म दे देता है। तभी एक बच्चा होता है जो गूंगा सा होता है, वो सीटी बजाते हुए जाता है और ऋषि को बताता है कि तुम्हारे दोस्त को कोई उठा ले गया है। तो ऋषि अपने दोस्त को तो बचा लेता है, पर उस पर चाकू वाकू लग गए होते हैं, जिसकी वजह से जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में उसका बहुत ज़्यादा खून निकल गया होता है। तभी जो विवेक मित्तल होता है वो ये अनाउंसमेंट करता है कि ऋषि यहाँ पे सिर्फ इस गैस लाइन के शेयर खरीदने आया है, वरना तुम खुद सोचो जिसे इतने सालों से अपने दोस्त की याद नहीं आई, उसे एकदम से अपने दोस्त की याद कैसे आ गई। जब ये बात वो सुनता है तो सारे लोग ऋषि को ही मारने के लिए आ जाते हैं। तभी पूजा भी आके कहती है, ये बात मैं टीवी में देखकर नहीं, दिल से बोल रही हूँ कि तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपने फ्रेंड की याद इतनी लेट क्यों आई। ये सारी बातें सुन के ऋषि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और वो वापस अमेरिका जाने की सोचता है। तब जब वो वापस जा रहा होता है तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे काम का। तो वो बताता है कि माँ हम वापस जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी आज तक इसलिए जीते क्योंकि वो तुम पे अपनी जीत देख रहे थे, पर अगर उन्हें पता लगेगा कि तुम ही हार गए तो वो बहुत सैड होंगे। जब ये बात वो सुनता है तो वो वापस से मोटिवेट हो जाता है। अगले दिन ऋषि जो होता है वो खुद धरने में बैठ जाता है। जब वो धरने में बैठ जाता है तो वो जो अंकल होते हैं ना, बूढ़े अंकल जो किसानी कर रहे होते हैं अकेले, वो आते हैं और वो ऋषि को कहते हैं, लो खाना खा लो। जब ऋषि खाना खा रहा होता है तो वो उन अंकल के पीछे जाने लगता है। जब वो उन अंकल के पीछे जाता है तो वो देखता है कि सिर्फ उस अंकल का ही खेत जो है लहलहा रहा है, मतलब बहुत अच्छी फसल हुई है, और बाकी सबके खेत सूखे हैं। तो वो अंकल से पूछता है कि आपका खेत कैसे इतना हरियाली में है। तो वो बताते हैं कि क्योंकि मैंने खेती करी, मैंने इनकी तरह अपना टाइम बर्बाद नहीं करा। तो जब वो ये बात सुनता है तो वो कहता है कि क्या आप मुझे भी खेती करना सिखाएंगे। तो वो अंकल उसे खेती करना तो सिखाते हैं। फिर ऋषि खेती करना सीखता है और साथ ही साथ उसके दिमाग में आइडिया भी आ जाता है कि क्या करना है। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि जो नेता होता है वो सारे किसानों से कहता है कि जो 4 लाख की बात तय हुई है पर एकड़ में, वो हम तुम्हें देंगे, पर उसकी शर्त यह है कि हम तुम्हें 1,50,000 अभी देंगे और बाकी के 2.5 लाख प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद देंगे। तो सारे किसान राजी हो ही जाते हैं। कि तभी वहाँ पे ऋषि आता है और ऋषि सबसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा और तुम्हारी ज़मीन खरीदूंगा भी नहीं, लीज में लूंगा, और जो भी कागज है वो तुम पे ही होंगे। बस शर्त एक होगी कि उस ज़मीन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खेती करनी है, और हम तुम्हें 2 लाख रुपए कैश और
3 लाख रुपए चेक के द्वारा देंगे। तो सारे किसान राजी हो जाते हैं और कोई भी उस नेता को जमीन ना दे के सब ऋषि को दे देते हैं, जिसके कारण ऋषि को जब वो सारी जमीनें दे देते हैं तो सब लोग खेती करने लगते हैं और बहुत अच्छी फसल उगने लगती है। तभी एक न्यूज़ आती है कि जो आंटी जो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही होती है ना रोज बस स्टैंड में, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका बेटा भी वापस आ गया है। तो जब ऋषि वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो जो बेटा होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ चल मैं तुझे है ना शहर ले चलता हूँ शहर। तो सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तू अपनी माँ को शहर क्यों ले जा रहा है, गाँव में ही क्यों नहीं रख रहा। तो वो बताता है कि अभी सिर्फ 2 साल क्या तुम्हारी फसल लहलहा रही है, 5 लाख रुपए मिल गए हैं तो तुम सब बड़े खुश हो रहे हो। अभी कुछ दिन बाद सब लोग इस बारे में भूल जाएंगे, लोगों को कृषि से कोई लेन देन नहीं है। सब लोग यहाँ पे बस एक कत्ल क्या हो जाता है तो सब लोग साथ हो जाते हैं और दिखाने लगते हैं कि हम पे कितनी ह्यूमैनिटी है। पर हमें ना जो किसान लोग हैं उन्हें है ना किसी की वो नहीं चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, तरस खाकर कोई हमारी मदद ना करे, हमें बस रिस्पेक्ट दे। हम फसल उगाते हैं तो लोग खाते हैं, अगर हम उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जब वो ये सब कहता है तो ऋषि को समझ में आता है कि जो किसान है वो कितने सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लोग उन्हें पैसा ही नहीं देते हैं, लोग उनसे डायरेक्ट फसल खरीदते नहीं है। और जो उनके बीच में जो ब्रोकर होते हैं जो फसल लेके लोगों को देते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि ब्रोकर जो है वो किसान को बहुत कम कीमत पे फसल खरीद लेते हैं, जिसके वजह से वो अगले बीज के लिए पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पाता और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिससे वो सुसाइड कर लेता है। जब उसे ये पता लगती है तो वो सारे टीवी चैनल वालों को बुला के लाइव टीवी पे अनाउंसमेंट करता है कि तुम्हें पता है इतने सारे किसान लोग क्यों मर रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि सर किसान अपना काम कर रहा है, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है इसलिए मर रहा है, उसे अपनी इनकम नहीं हो रही इसलिए मर रहा है। तो जो ऋषि होता है वो उससे एक सवाल पूछता है कि बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारा मालिक सैलरी ना दे तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा या फिर उसके खिलाफ स्ट्राइक करूंगा। तो ऋषि बताता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बॉस है, पर किसान के पास सिर्फ उसकी मिट्टी है, अगर मिट्टी में फसल नहीं उगेगी तो वो किसके सामने स्ट्राइक करेगा और किसके लिए जॉब छोड़ेगा, और अगर उसने किसानी नहीं करी तो और क्या करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उस पर सुसाइड के अलावा। जब ये बात उसे समझ आती है तो वो बड़ा सैड होता है। तभी ऋषि बताता है कि मेरी प्रॉफिट का 90% हम किसानों के लिए दान कर देंगे। जब ये बात वो कहता है तो बहुत तेजी से पूरा यूथ जो है किसानी के लिए आगे आता है और सारे यूथ वाले किसानों के लिए, मतलब एक दिन वो किस फार्मिंग सीखने जाएंगे और जो स्कूल वाले होते हैं वो सब भी बच्चों को फार्मिंग के लिए एक अलग से क्लासेस लेने लगते हैं और पिकनिक में भी फार्मिंग सिखाने लगते हैं, जिससे पूरी यूथ है ना फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इस मूवी का मेन इशू ये था फार्मिंग पे ध्यान देना, क्योंकि और साथ में सोसाइटी भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो भी मतलब कि उन्हें पता होता है जैसे एक सोसाइटी है उस पे हर साल 2 करोड़ की सब्जियां आती हैं, तो वो एक गांव को पूरा खरीद लेते हैं, मतलब उस गांव में जितनी भी कमी हो जो भी पैसा लगेगा वो सारा वो सोसाइटी वाले लगाते हैं और उनकी ज़रूरत की सारी फसल वो गांव वाले उगा के उन्हें देंगे, मतलब ब्रोकर का सीन ख़त्म। तो सोसाइटी स्कूल ऑल ऑफ थिंक मदद करती हैं और फाइनली जो बहुत तेज़ी से फसलों में भी ग्रोथ आने लगती है। और उसके बाद जो सीएम होते हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं और ये गैस लाइन प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। और जिसके बाद जो नेशनल प्रोजेक्ट होता है ना उसके खिलाफ एक न्यूज़ आती है। वो अजय अजय जो होता है ना वो नेशनल बैंक का सीईओ होता है, मतलब वो बैंक का हेड होता है। तो वो बताता है कि 70,000 करोड़ रुपए विवेक ने उधार लिए थे और वो भी फ्रॉड के नाम से कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है जबकि ये इसका पर्सनल प्रोजेक्ट है। तो जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो जाते हुए कहता है काश एक गाँव उसे दे दिया होता। तो फाइनली जब सब सॉर्ट आउट हो जाता है तो वापस जा रहे होते हैं हमारे ऋषि अमेरिका, पर उसे देश प्रेम हो जाता है तो वो अमेरिका ना जाके यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो मूवी अच्छी लगी हो तो यारो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ एंजॉय विद एम एस को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मुझे बताना कमेंट में कि कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगी इस मूवी में, और अगर कोई नई मूवी चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट में, हम जल्दी उस मूवी पे भी
पूरी एक्सप्लेनेशन लाएंगे।